वाली क्लास हम लोगों ने एमीटर वाइज किया हुआ था, ठीक है। अभी स्टार्ट करना वोल्टेज डिवाइडर। कोई डाउट है क्या सपना? सर वोल्टेज डिवाइडर बायस को और कुछ भी कहते हैं, कोई और नहीं? हाँ, सेल बायस। सेल बायस कहते हैं। हाँ यस सर। ठीक है। ये बताओ, लास्ट वाली क्लास में जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था उसका बचा हुआ पार्ट तुम लोगों ने कर लिया या नहीं किया? मींस एमीटर वाइज के लिए करंट कैलकुलेशन, बेस करंट, कलेक्टर करंट और वहाँ कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, वो मैंने छोड़ दिया था ना लास्ट वाले लेक्चर में। अब यहाँ देखो, वोल्टेज डिवाइडर बायस का सबसे पहले सर्किट देखते हैं हम। कलेक्टर रेसिस्टेंस, एमीटर रेसिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है सर्किट में, देखते हैं क्या चेंज है। Same common supply VCC. This is RC. This is RE. This is R2. This is R1. जनरली हमारे पास बेस साइड में सिंगल रेसिस्टेंस होता है, यहाँ बेस से दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे बेस करंट कहाँ एंटर होगा। दिस इज बेस करंट IB, ठीक है। दिस इज कलेक्टर करंट IC और एमीटर मार्क है IE। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस क्यों कहा जाता है सर्किट को? अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें सर्किट को, तो यहाँ दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, तो बेसिकली वोल्टेज डिवाइड होता है इन दो पार्ट में। कैसे होता है वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को, वैसे हम यहाँ भी एनालिसिस कर सकते हैं। स्टिल इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये VCC की अगर बात करूँ मैं, VCC कॉमन है R1 के लिए और RC के लिए, तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये है ना तुम्हारा RC, दिस इज RE, क्लियर। ये ग्राउंडेड, यहाँ पे VCC और ऐसे ही दूसरा वाला VCC जो ये लगा हुआ है R1 और R2 पे, दिस इज ग्राउंडेड, ये VCC, ठीक है। KVL क्योंकि अप्लाई करना, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अभी और आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ बैटरी इससे रिप्लेस करते हैं दोनों साइड। क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस VCC हम यहाँ पे इस तरीके का कनेक्शन कर सकते हैं, है ना, इस साइड में। सभी लोगों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, इस तरीके से सर्किट रिप्लेस किया जा सकता है, तो ठीक है, इसी फॉर्म में रखते हैं। राइट साइड में भी चाहो तो रिप्लेसमेंट कर सकते हो ऐसा। देखते हैं, VCC। तो इस सर्किट की बात कर रहा हूँ मैं, सर्किट नंबर 2 जो हमने रीड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किट में हम कुछ थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है? थेवेनिन्स थ्योरम सर किसी भी लीनियर एक्टिव रेजिस्टिव सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, किसी भी लीनियर एक्टिव सर्किट में किसी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो बाकी कंपोनेंट हैं उन सबको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ सोर्स रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जा सकता है, इससे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली लोड के अक्रॉस जो भी तुम्हारा एनालिसिस है थेवेनिन्स में हम करते हैं। हम एक लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं RL, और उस लोड से जो सर्किट ऑब्जर्व करते हैं उस कंप्लीट सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ दो कंपोनेंट में, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस RTH, ठीक है। तो VTH और RTH में, तो यहाँ भी मैं सेम एनालिसिस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लोड जो है कंसीडर किया है, सपोज लोड हमारा कंप्लीटली राइट साइड का सर्किट लोड है, ठीक
ठीक है, मतलब इस सर्किट को मैंने लोड कंसीडर कर लिया है, दिस इज लोड। तो इसके अक्रॉस, इस सर्किट के अक्रॉस VTH और RTH कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीटली लोड रेसिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस जो सर्किट दिखाई दे रहा है ये सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट में VTH और RTH हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो ये पूरा लोड जो है इस पॉइंट पे लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे इसके अक्रॉस है। तो देखते हैं VTH की वैल्यू मुझे बताओ, VTH यहाँ पे क्या होगा और RTH यहाँ पे क्या होगा। RTH होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, R1 पैरेलल विद R2, ठीक है। और VTH कोई बता सकता है? कंप्लीटली लोड इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टोटल वोल्टेज कितना होगा VTH? वोल्टेज डिवाइड रूल से निकाल वोल्टेज डिवीजन से, ठीक है। तो VCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सभी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट कि यहाँ पे थेवेनिन से अगर अप्लाई करेंगे तो ये VTH होगा और ये RTH होगा, ठीक है। तो मतलब मैं इस लेफ्ट साइड के सर्किट को अब रिप्लेस कर सकता हूँ इस VTH और RTH से, और ये सीरीज में आ जाएगा। तो कर देते हैं रिप्लेसमेंट, जो नया सर्किट ड्रॉ होगा यहाँ VCC, RC, RE ग्राउंडेड, यहाँ एक RTH और सप्लाई VTH, RTH एंड VTH, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड सर्किट है, चाहो तो ग्राउंड कॉमन करके लूप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे, जो हमारा अब आगे का एनालिसिस है। नाउ दिस इज बेस करंट IB, दिस इज कलेक्टर करंट IC एंड दिस इज IE, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को S कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर, तो उसके लिए जो है हम अप्लाई करेंगे KVL इन लूप 1, इसको लूप 1 मान लो, ठीक है, या इनपुट लूप, KVL इन इनपुट लूप, ठीक है। KVL अप्लाई करो, क्या हो जाएगा? VTH यहाँ पे एक वोल्टेज होगा प्लस माइनस VB, VTH माइनस VB विल बी इक्वल टू IB टाइम्स RTH, हाँ प्लस IE टाइम्स RE। हमेशा ध्यान रखना यही आएगा, यस ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि देखो AC में तुमको जो है मैंने इससे पहले शायद उसको अलग से नहीं बताया, मेंशन नहीं किया है, ये ध्यान रखना कि जब भी करंट की इक्वेशन आती है तो अगर एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, बेस करंट तीनों प्रेजेंट है या कोई भी दो प्रेजेंट है और आपको एक करंट चाहिए तो आपको रिप्लेसमेंट करना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से बेस करंट निकालना है तो मैं बेस करंट के लिए IE को रिप्लेस करूंगा IB प्लस IC से। फर्दर अगर सिर्फ IB की इक्वेशन चाहिए तो IB और इसको हम लिखते हैं बीटा टाइम्स IB, IC को बीटा टाइम्स IB, इग्नोर करते हैं अगर जो लीकेज करंट है वो इग्नोर ही करोगे इनिशियली, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस बीटा टाइम्स IB। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा ये लगा सकते हो IE के लिए, ठीक है। और सिमिलरली बेस की जगह कलेक्टर करंट चाहिए तो बाकी रिप्लेसमेंट होंगे। IB को अगर IC में रिप्लेस करना है तो IB इक्वल टू हो जाएगा IC अपन बीटा, है ना। तो कोई भी एक करंट कैलकुलेट करो और फिर बाद में आंसर निकालो दूसरे के फॉर्म में। तो खैर यहाँ पे सपोज हमको बेस करंट कैलकुलेट करना है तो पहले हम स्टेबिलिटी फैक्टर की जगह बेस करंट की वैल्यू देखते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में मैंने तुमको बेस करंट इनपुट से और कलेक्टर करंट नहीं दिखाया था। यहाँ पे करते हैं VTH माइनस VB, सपोज हमको IB कैलकुलेट करना है और IC, तो यह हो जाएगा IB टाइम्स RTH और इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स RE इंटू IB। तो यहाँ से IB की वैल्यू क्या हो जाएगी VTH माइनस VB अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स RE, यही वैल्यू होगी। बेस करंट अभी मैं स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं निकाल रहा हूँ ना, बेस करंट और कलेक्टर करंट चेक कर रहे हैं पहले जो हमने इससे पहले किया। तो सो दैट IC कैन बी रिटन एज, IC की वैल्यू क्या हो जाएगी बीटा टाइम्स, तो बीटा टाइम्स VTH माइनस VB अपॉन
RTH प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स RE। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो। ये दो वैल्यू इनपुट से हमने निकाल ली, बेस करंट और कलेक्टर करंट। आउटपुट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बताओ आउटपुट से। आईसी सेट। VC नहीं अभी तो हाँ VC करते हैं, ठीक है। वो तो रीजन ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो है IC सेट। ये तो नॉर्मल सिनारियो जो बेस करंट कलेक्टर करंट इनपुट लूप से निकाला, आउटपुट से निकाल लेंगे हम VC। फिर रीजन ऑफ ऑपरेशन देख के हम अपने हिसाब से, अभी मैं तुमको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी तुम वैल्यूज देखते जाओ, ठीक है। तो आउटपुट KVL एट आउटपुट क्या हो जाएगा VCC, और यहाँ पे वोल्टेज है VC, यहाँ तुम्हारे पास एक, तो ये हिडन वोल्टेज लिख लो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ कोई वोल्टेज था, तो कभी भी टर्मिनल के बीच में अगर KVL अप्लाई करोगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो ध्यान रखना VCC माइनस VC इक्वल टू IC टाइम्स RC प्लस IE टाइम्स RE। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये IE के फॉर्म में है, ठीक है, जैसे VC चाहिए तो चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, IC से, या एज इट इज भी रख सकते हो, तो दोनों फॉर्म में हम निकाल लेते हैं। तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी VCC माइनस ICRC माइनस IE RE। ठीक है, तो क्योंकि अगर I की बात करूं, अगर IB पता है IC पता है तो IE पता है क्या, अगर आपको IB पता है IC पता है तो क्या आप IE निकाल सकते हैं? यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। या फिर I की वैल्यू हम IC की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। IE और IC के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, IC इक्वल टू अल्फा टाइम IE, ठीक है। या फिर इस इक्वेशन को देखो, I इक्वल टू IB प्लस IC, तो IC की फॉर्म में निकालना तो IB को रिप्लेस करना होगा, तो IB को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, IE को लिखना है इन टर्म्स ऑफ IC, तो IB की वैल्यू IC के टर्म्स में क्या लिखी जा सकती है, बीटा IC अपॉन बीटा, IC अपॉन बीटा प्लस IC, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा IC। ठीक है, ये आ गया, यही लेके आना था हमको। यहाँ से IC निकाल सकते हैं, यहाँ से IC की वैल्यू हो जाएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स I। ठीक है, तो कोई भी रिप्लेसमेंट यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इन दो एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि I इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से क्या कंफ्यूजन निकल रहा है कि I की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू होती है IC के। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये डायरेक्टली IE को IC भी लिख देते हैं। अगर तुम्हारा 98% है कलेक्ट, मतलब 2% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, 5% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो बेस करंट बहुत माइनर होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। जैसे 10 मिली एम्पियर है सपोज IE और 2% का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कितनी करंट होगी, IC की वैल्यू क्या होगी 9.8 है ना, तो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली रिप्लेस भी कर देते हैं। खैर यहाँ पे हम साथ में अगर बीटा बहुत हाई वैल्यू है तो भी इक्वल हो जाएंगे, बीटा हाई होगा तभी पॉसिबल है, बीटा हाई होगा, बीटा लो के लिए तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो अगर जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ना बीटा हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिवली हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन हम यहाँ से पता करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू बीटा की फॉर्म में क्या होती है, बीटा और अल्फा का रिलेशनशिप मैंने अल्फा नहीं गामा की फॉर्म में नहीं बताओ, अल्फा और बीटा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो बीटा जितना हाई होगा अल्फा उतना क्लोज टू यूनिटी है। यस सर, जितना हाई होगा बीटा उतनी क्लोज टू यूनिटी वैल्यू होगी अल्फा की। तो बीटा जनरली 99, 95, 98 इस रेंज में, और कम भी होता है न्यूमेरिकल में 50 के अराउंड भी। तो यहाँ पे देखो हमने एक तो निकाल लिया आई के टर्म में, अब हम कंप्लीटली IC के टर्म में VC कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा VCC माइनस ICRC। अब इसको रिप्लेस कर देंगे IC के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा टाइम्स RE इंटू IC। ठीक है, तो ये मैंने VC भी कैलकुलेट कर लिया, IB और IC कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, S इक्वल टू
1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा DIV अपॉन DIC। इसका मतलब कि जो बेस करंट की इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करें IC के रिस्पेक्ट में, तो आते हैं ऊपर। ये बेस करंट की इक्वेशन कहाँ है? ठीक है, ये कंप्लीटली बेस करंट के फॉर्म में है। ये इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू IC करो, तो VTH कांस्टेंट वोल्टेज, VB स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए कांस्टेंट है S के लिए, तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, VTH माइनस VB, ठीक है, इक्वल टू IB टाइम्स RTH प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स RE इंटू IB। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू IC, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा कंप्लीटली, ये हो जाएगा RTH इंटू DIB अपॉन DIC प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स RE इंटू DIB अपॉन DIC, ठीक है। तो DIB अपॉन DIC यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, एक चीज गड़बड़ कर दी हमने क्या कर दिया है, इस इक्वेशन से IC वाले इक्वेशन में एक्चुअली डिफरेंशिएट करना है ना, ठीक है। 2 मिनट, ताकि 1 हो जाए। हाँ, IC को हमने हाइड कर दिया, हमको IC के टर्म में लिखना, फिर से लिख दे रहा हूँ इक्वेशन। देखो कंप्लीटली IB के टर्म में लिखने में वो S0 जो है दिखाई देने लगा, तो VTH माइनस VB, ठीक है। पहले हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखते हैं जो हमने कैलकुलेट किया था, इक्वल टू IB RTH प्लस IE टाइम्स RE। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट पूरा मत करना बीटा के फॉर्म में, क्योंकि बीटा IB प्लस IC, ये हो जाएगा IB टाइम्स RE प्लस IC टाइम्स RE। अब इसको डिफरेंशिएट करो, VTH माइनस VB, ये 0, तो ये DIB अपॉन DIC, दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा RTH प्लस RE प्लस DIB अपॉन DIC माइनस सॉरी DIC का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस RE, ये यूनिटी हो जाएगा DIC बाई DIC। तो यहाँ से DIB अपॉन DIC की वैल्यू हो जाएगी माइनस RE अपॉन RTH प्लस RE, ठीक है। इससे पहले वाला जो केस था उसी टाइप का, बस यहाँ बेस रेसिस्टेंस की जगह RTH हो गया है। इससे पहले अगर तुमको ध्यान होगा तो कॉमन एमीटर में भी सेम टाइप की वैल्यूज आ रही थी, बट यहाँ पे RTH की जगह RB था। पुट करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर में, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस बीटा RE अपॉन RTH प्लस RE, ये फाइनल वैल्यू है स्टेबिलिटी फैक्टर की। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे अगर इफ RTH प्लस RE इज मच ग्रेटर देन, ठीक है, RE मच ग्रेटर देन, अगर RE मच ग्रेटर देन है RTH, तो इसका मतलब RTH प्लस RE किसके इक्वल होगा? ऑलमोस्ट RE के। तो उस कंडीशन में RE अपॉन RTH प्लस RE ऑलमोस्ट कितना होगा? 1। दिस इम्प्लाइज S की वैल्यू ऑलमोस्ट यूनिटी होगी, यही होगा ना? यस सर। एक मिनट, चलो ठीक है। तो ये सेम देखो कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ डिफरेंस क्या है? हमको अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, ठीक है। पिछले वाले केस में भी ऐसे ही आ रहा था आंसर,
वहां पे कंडीशन क्या थी? वहां पे कंडीशन थी RB प्लस RE डिनोमिनेटर में यूनिटी के बराबर होगा। कब? जब RE मच ग्रेटर देन है RB। याद है तुमको? यस सर। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. मैंने तुम लोगों को कंडीशन बताई थी कि अगर एमीटर रेसिस्टेंस बढ़ाते हो तो बल्कि हो जाएगा, और बेस रेसिस्टेंस अगर कम करते हो तो जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है, क्योंकि बेस का रेसिस्टेंस कम हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा वहां VCB, और उसका रिवर्स बायस कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली इस सर्किट की। तो यहाँ पे इस वाले केस में इम्प्रूवमेंट क्या है, यहाँ RB की जगह सिर्फ RTH आ चुका है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, तो देखो मैं सर्किट में बता रहा हूँ तुम लोगों को एडवांटेज क्या है। जब हम इस टाइप का सर्किट यूज करते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे बेस रेसिस्टेंस डायरेक्टली देने की जगह दो रेसिस्टेंस यूज करते हैं, जहाँ पे R2 मच ग्रेटर देन R1 होता है। मतलब R2 की वैल्यू बहुत हाई होगी R1 से। तो क्या होगा, जब R2 की वैल्यू बहुत हाई है तो VCC जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, वो कहाँ पे ज्यादा होगा, R1 में या R2 में? R2 में। R2 में। तो इस पॉइंट पे वोल्टेज, जैसे अगर तुमने यहाँ 100 वोल्ट दिया है और ये 100 किलो ओम है, ठीक है, और ये 1 किलो ओम है, समझो ये, या फिर इसको 99 और 1 किलो ओम कर लो, 99 किलो ओम और 1 किलो ओम। सपोज ये 99 किलो ओम है और ये 1 किलो ओम है, 100 वोल्ट। तो ड्रॉप कैसे होगा? 100 into 99 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 9.1 वोल्ट यहाँ पे, सॉरी 99 है ना, 9.9 वोल्ट यहाँ होगा और 0.1 वोल्ट यहाँ। मतलब इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम ड्रॉप कहाँ पे हो गया? बेस में, जहां से बेस टू एमीटर, ठीक है, आपका सप्लाई है, तो ये वोल्टेज इसको हाई मिल रहा है। साथ ही साथ बेस में हाई वोल्टेज लगा हुआ, तो कलेक्टर टू बेस जंक्शन उतने ही अमाउंट में रिवर्स बायस है। बेस में जो वोल्टेज है वो एक बड़ा वोल्टेज लगा हुआ, तो बेस को उसने रिवर्स भी किया हुआ है, कलेक्टर टू बेस को, ठीक है। अब दूसरी चीज रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, बेस का रेसिस्टेंस, तो बेस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, 99 into 1 डिवाइड बाय 100, कितना आया? 0.99। तो जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं जिसमें से एक बहुत बड़ा होता है और एक बहुत कम, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कम से भी कम होगा। समझ में आया कि दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में रखे हैं तो दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो मिनिमम से भी कम होगा, मिनिमम रेसिस्टेंस से थोड़ा सा कम होगा, ये कह सकते हैं क्लोज टू मिनिमम होगा। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर दो रेसिस्टेंस, हमेशा ये फॉर्मूला फिक्स है कि दो पैरेलल रेसिस्टेंस में का जो रिजल्टेंट है वो दोनों में से जो मिनिमम रेसिस्टेंस है उससे थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज हमको ये हुआ कि हमारा RB लो भी है, यहाँ नीचे आके देखो कि ये कंडीशन जो मेट हो रही है कि RB शुड बी लेस देन RE, तो यहाँ पे RB को तो नहीं कर सकते थे क्योंकि बाइसिंग चेंज हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, है। और यहाँ पे RTH ऑटोमेटिकली RTH R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मिनिमम हो चुका है RTH, तो ये कंडीशन मीट हो गई। और वोल्टेज ड्रॉप भी मैक्सिमम मिल गया, क्यों? क्योंकि R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। समझ में आ रहा है ये सभी लोगों को? बताओ, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये एडवांटेज है तुम्हारा वोल्टेज डिवाइडर बायस का। या इसको सेल्फ बायस भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्फ ये ऑटोमेटिकली अपना वोल्टेज और रेसिस्टेंस एडजस्ट कर लेता है जैसे ही आपने कॉन्फ़िगर किया, दो रेसिस्टेंस लगाए तो, ठीक है। तो सेल्फ बायस का एडवांटेज है ओवर अदर टू बायस कि यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, और साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप जो है, जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो भी, कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस होता है स्ट्रांगली, और इनपुट को हाई वोल्टेज मिलता है, सो दैट VB जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो स्ट्रांगली। सर हाँ, वो एमीटर बायस वाला जो कल था उसमें एक नेगेटिव फीडबैक आप कोई टर्म यूज किए थे ना, हाँ। उस पे सर वो I बढ़ रहा था तो IB घट रहा था, लेकिन इसके हिसाब से तो IB हमें ज्यादा ही मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ नेगेटिव फीडबैक की जरूरत नहीं है ना, IB ज्यादा मिल रहा, मतलब समझ नहीं रहा मैं। वहां पे यहाँ पे भी वो चीज है, एमीटर रेसिस्टेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक है। तो मतलब इसका मतलब ये है, देखो ये इक्वेशन है ना, ये
ये वाली इक्वेशन। यहाँ से आई बी को निकालोगे तो माइनस आई आर बी होगा उस साइड में जाके। तो जैसे ही करंट कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो ये करंट भी बढ़ेगी और ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो ये सिग्निफिकेंट आई बी रिड्यूस नेगेटिव। जैसे देखो किसी भी सर्किट में एक चीज मैं तुमको बता दूं, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना बहुत जगह पूछा भी गया पीएसक्यू में। अगर इस रेसिस्टेंस का काम क्या पूछते हैं, दिस इज नेगेटिव फीडबैक रेसिस्टर, ठीक है। ये नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, कभी भी आर को इंट्रोड्यूस करोगे तो एक टर्म ये एक्स्ट्रा आ जाती है इक्वेशन में, और यहाँ से अगर आप आई भी कैलकुलेट करोगे, ये तो आउटपुट लूप में लगाया है, इनपुट में देखो ये, ठीक है। यहाँ से आई भी कैलकुलेट करोगे तो ये लेफ्ट साइड में जाके नेगेटिव माइनस होगा इस टर्म से। सब यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगी ना माइनस आई ई आर ई, टोटल आई भी रिड्यूस कर जाएगा जैसे जैसे कलेक्टर करंट बढ़ेगी, इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक रेसिस्टेंस बोलते हैं। यस सर। ठीक है, चलो अब ये तो टॉपिक हो गया तुम्हारा। अब आते हैं हम रीजन ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको न्यूमेरिकल के फॉर्म में बताता हूँ, वैसे समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। पहले सिनारियो समझो, ठीक है। किसी भी सर्किट में अब तुम लोगों को मैंने क्या क्या बता दिया है, 3 बायस बता दिए हैं, एमीटर बायस, ठीक है, फिक्स्ड बायस और वोल्टेज डिवाइडर। तुमको एक कलेक्टर बेस बायस जो पढ़ना है वो भी आसान है, उसमें बस एक सर्किट में ये चीज़ ध्यान रखना, कलेक्टर बेस बायस जो होता है उसमें फीडबैक इस तरीके से होता है, ठीक है। कलेक्टर टू बेस, ये ग्राउंडेड है और यहाँ एमीटर रेजिस्टेंस होगा। ये जो आरसी है, आरसी के ऊपर से हम फीड करते हैं बेस को, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। ये सर्किट में थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ तुमको। ये है सपोज सर्किट, तो यहाँ जो फीड होगा वो इस पॉइंट से होगा, वीसीसी। गड़बड़ कर दिया, नीचे से होगा। यहाँ पे आ जाओ, केवीएल लगाने के टाइम पे बस ध्यान रखना होता है। ये आरसी है और ये वीसीसी है, इस टाइप का सर्किट होगा, ठीक है। और ये आरबी। तो यहाँ देखो एक बार बताओ, करंट हम कहाँ पे मार्क करते हैं, हमेशा ट्रांजिस्टर के लेग्स में या टर्मिनल में, ध्यान रखना। ऐसे नहीं करते कि ये आईसी है, क्यों? क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल तो ये है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर है, कलेक्टर है, तो यहाँ तक तो ये आईसी है, ठीक है। और यहाँ बेस है तो यहाँ आईबी है, यहाँ आईबी है तो ये भी आईबी है। अब इस पॉइंट पे देखो जरा, इस पॉइंट पे ये सपोज करंट आई है, आई, ठीक है। यहाँ से आई से 2 करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक आईबी और एक आईसी। तो आई को केसीएल अप्लाई करोगे तो आई इक्वल टू आईबी प्लस आईसी हो जाएगा। तो ये करंट कौन सी करंट होंगी, इस करंट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आईबी प्लस आईसी है तो दिस करंट मस्ट बी आई, बस ये थोड़ा सा चेंज है उसमें, ठीक है। और यहाँ भी आई है, तो ट्रांजिस्टर के लेग से स्टार्ट करना करंट तो गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। ये जब करोगे तो ध्यान रखना, बाकी सेम एनालिसिस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब सारे सर्किट में किसी भी टाइप का सर्किट पूछा जाता है तुमको न्यूमेरिकल में, थंब रूल कैसे करके आप सॉल्व करना है, मैं 2 तरीके से तुम लोगों को रीजन ऑफ ऑपरेशन बताऊंगा, पता करना, ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। देखो जरा जल्दी से, स्टेप पहला, स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवीएल एट इनपुट लूप, केवीएल अप्लाई करोगे इनपुट में, ठीक है। और केवीएल अप्लाई करके क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आईबी, आईबी, आईसी, ठीक है, हाँ, यहाँ से आईबी एंड आईसी, आईसी, ठीक है। 2 मेथड बताऊंगा, पहली मेथड ये है, स्टेप 1, फिर स्टेप 2। यहाँ से क्या करोगे, केवीएल एट आउटपुट लूप considering VC इक्वल टू कितना, VC को कितना कंसीडर करोगे बताओ, 0 वोल्ट। ध्यान आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो पहला स्टेप है, पहले करंट कैलकुलेट करने की जगह, मतलब किसी भी सर्किट में अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो पहले आपको ये पता करना होगा कि इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो थंब रूल, रीजन ऑफ ऑपरेशन पता करने का पहला
मेथड ये है कि इनपुट में केवीएल अप्लाई करो, बेस करंट कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर लो इनपुट से, मतलब अल्टीमेटली ये कैलकुलेट कर रहे हैं आईसी, ध्यान रखना। फिर केवीएल अप्लाई करो आउटपुट लूप में, उस समय कंसीडर कर लो वीसी 0। तो बताओ वीसी 0 है मतलब ट्रांजिस्टर को आपने क्या कंसीडर किया है? सैचुरेशन। सैचुरेशन, दैट इज कंसीडरिंग ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन। तो हमने जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई की, उसका मतलब कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में कंसीडर कर लिया, तो वहां से जो करंट कैलकुलेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट, आईसी सेट। तो यहाँ पे कैलकुलेट आईसी सेट। आईसी सेट, तो यहाँ से आईसी सेट आ गया। यस सर। इसके बाद स्टेप 3 में चेक है, ठीक है। स्टेप 3 चेक, चेक क्या करना है? चेक आईसी सेट इज ग्रेटर देन आईसी, ठीक है। इसको कभी कभी आईसी एक्टिव भी बोलते हैं। यहाँ की जो करंट है वो एक्टिव रीजन की करंट कंसीडर की है हमने, ठीक है। तो खैर ये आईसी सेट ग्रेटर देन आईसी है कि नहीं ये चेक करो, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट करना है? एंड आईसी, आईसी को कैसे कैलकुलेट करना है? आईसी इक्वल टू बीटा आईबी से, यहाँ पे है ना। तो आईसी सेट ग्रेटर देन आईसी है कि नहीं ये चेक करना है। अगर आईसी सेट ग्रेटर देन आईसी है तो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? एक्टिव। ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, ठीक है। अगर आईसी सेट लेस देन आईसी है तो सैचुरेशन। सैचुरेशन। तो कट ऑफ कब होगा? क्या कट ऑफ सिर्फ यहीं पे पता लग जाएगा। इफ IB इक्वल टू 0 एट कट ऑफ। क्लियर है ये? यस सर। सभी को क्लियर है ये मेथड? कहीं भी डाउट हो तो बताओ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? नो सर। अब मेथड 2 बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है। ये मेथड 1 है, मेथड 2 देखो जरा। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 पहला स्टेप सेम है। स्टेप 1 अप्लाई KVL at input loop and calculate IB and IC, ठीक है। स्टेप 2 apply KVL at output loop and calculate VC। तो यहाँ VC कैसे कैलकुलेट होगा बताओ जरा। यहाँ पे VC कैसे कैलकुलेट करोगे? किस किस चीज की जरूरत होगी VC कैलकुलेट करने के लिए? VCC और IC। IC, हाँ IC RC, ठीक है। तो RC तो गिवन होगा, VCC गिवन होगा। IC कहाँ से यूज करेंगे? स्टेप 1 की। अप्लाई KVL at output loop and calculate VC by putting IC from step 1। तो यहां से VC आ जाएगा। तो चेक क्या करोगे? VC की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या देखोगे 0.2 से कम है या ज्यादा है। क्लियर है? तो इफ VC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 तो ट्रांजिस्टर इन, बताओ क्या होगा? एक्टिव मोड। हाँ, लेस देन 0.2 ट्रांजिस्टर इन एक्टिव हो जाएगा यहाँ से। सर ये T, X और R लिखते हैं इसे। हाँ, अलग अलग नोटेशन है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पता नहीं चाहिए कि नहीं। ट्रांजिस्टर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में मत लिखना, यहाँ समझाने के लिए। तो यहाँ सैचुरेशन हो जाएगा। तो ये सीधी बात ये है कि कान यहाँ से पकड़ो या वहां से, ये भी मोड सही है, वो मेथड ये भी सही है, वो भी सही है ना, जो भी हमको कन्वीनियंट लग रहा है। तो हम जो है जनरली मैं ये वाली यूज करता हूँ, फर्स्ट वाली मेथड, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप लोग यूज। तो पहली वाली मेथड हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, यहाँ पे आप सेकंड वाली भी यूज कर सकते हो। आते हैं अपने क्वेश्चन में। सर हाँ, ऐसी सिचुएशन की VC की वैल्यू 0 ना लेना हो, ऐसा भी क्वेश्चन में बोल सकता है।
VC मेंशन होगा पहले से, क्वेश्चन डिपेंडेंट कुछ और पूछा गया होगा। अगर Yes, देखो sir. एक सेट है क्वेश्चन का जहां पे रीजन ऑफ ऑपरेशन पूछा जाता है, दूसरा सेट होता है क्वेश्चन का जहां आपको मोड पहले से पता होगा कि किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, पर आपको वहां पे करंट की वैल्यूज पूछी जाएंगी, कुछ डेटा नहीं दिया होगा, तो वहां आपको रीजन ऑफ ऑपरेशन जब पता है। हाँ, एक चीज और है, जरा एक बार ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा सर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने भी कैसे? हाँ बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हैं, तो बहुत आसानी से सब कैलकुलेट होंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकली एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। एक दो डेटा नहीं दिया होगा उन, और बाकी चीजें दी होंगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अच्छा, अब यहाँ पे आके जैसे ही आपको पता लग गया कि ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है या सैचुरेशन में है, तो अब आपको करंट कैलकुलेट करना है। सपोज कि कलेक्टर करंट की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है तो आपने कलेक्टर करंट जो कैलकुलेट किया है, कौन सा वाला सही होगा, पहले स्टेप 1 वाला या स्टेप 2 वाला? स्टेप 2 वाला। स्टेप बताओ, स्टेप 1 या स्टेप 2? सर अगर एक्टिव मोड में रहेगा तो इनपुट वाली जो आईसी, हाँ, इनपुट वाली आईसी होगी, स्टेप 1 वाली, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में है, दिस इंप्लाइज आईसी विल बी फ्रॉम स्टेप 1, ठीक है। और यहाँ आईसी विल बी फ्रॉम स्टेप, इसका मतलब क्या समझो जरा, कि अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव में है तो एक्टिव वाली करंट सही मानी जाएगी, तो हम जो स्टेप 1 से कैलकुलेट करते हैं आईसी, इसको कंसीडर करेंगे एग्जैक्टली न्यूमेरिकल में, अगर जो आंसर पूछा जाएगा। और अगर सैचुरेशन में है तो आईसी सेट को हम मानेंगे करेक्ट वैल्यू, तो ये स्टेप 2 में आईसी सेट है। क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, अब Yes, नीचे आते हैं। आईबी तो हमेशा बेस वाले लूप से लिया जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे ऐसा मत कर देना, देखो अगर तुम्हारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में आ गया है, मतलब ये वाला स्टेप, और यहाँ से तुमसे मैं आईबी पूछूं, तो आईबी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ तो चलो आईबी बेस वाला ले लोगे, यहाँ पे आईबी क्या लोगे? इनपुट वाला है। इनपुट वाला। यहाँ पे आईसी अपॉन बीटा मत करना, यहाँ पे ये रिलेशन से फेल हो जाता है, ये Yes, सैचुरेशन के लिए फेल है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैलिड है, आईसी इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी, यहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा, हम देखेंगे न्यूमेरिकल में करके। अब यहाँ पे इस स्टेप में बताओ, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव में है तो यहाँ पे आईसी कौन सा कंसीडर करोगे? यहाँ पे आईसी हो जाएगा आईसी इक्वल टू बीटा आईबी से, या स्टेप 1 से। और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ तो तुमने आईसी कैलकुलेट ही नहीं किया है, अब क्या करोगे? अगर तुमने वीसी वाले स्टेप्स इस तरीके से निकाला है ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन रीजन, तो यहाँ पे आईसी कौन सी करेक्ट होगी बताओ? एक ही आईसी है तुम्हारे पास, बोलो यार, किसी को भी नहीं पता? यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट आईसी बाय पुटिंग वीसी इक्वल टू 0 वोल्ट, या जो हमने अभी तक किया है वही तो करना होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे, वीसी को 0 से रिप्लेस करके आईसी सैचुरेशन। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। ये गेट का क्वेश्चन है, तुम लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? नो सर। सर चलो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 10 1 2, ये है सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ गेट में, गेट 2006 फॉर अ बीजेटी सर्किट शोन
एज्यूम दैट द बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी लार्ज, ठीक है, बीटा बहुत लार्ज है और वीवी की वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो पूछा गया है कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, बीजेटी किस मोड में ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्राई करो जरा सभी लोग जो मैंने अभी मेथड बताई है वहां से। कर सकते हो ट्राई? सर यहाँ आरबी है ही नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या बताया मैंने, स्टेप वन केवीएल इनपुट। केवीएल इनपुट लूप में, तो यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है, वीबी कितना दिया हुआ है 0.7 वोल्ट, वोल्ट। क्वेश्चन में मेंशन है स्टेटमेंट में, ठीक है। एक मिनट में, तो लगाओ 2 माइनस 0.7 इक्वल टू 1 इंटू ठीक है 1 किलो, तो 1 इंटू 10 क्यों लिखो, और आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि बाकी कुछ तो करंट है ही नहीं, कितनी हो जाएगी 1.3 मिलीएम्पियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इसने लिख दिया बीटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, यहाँ तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दी, इसलिए बीटा वेरी लार्ज। तो बीटा वेरी लार्ज है, तो मैंने अभी तुमको एक रिलेशनशिप बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, आईसी एंड आई। अगर बीटा हाई होता तो आईसी को कितना लिख सकते हैं, आई के बराबर। तो यहाँ से आईसी भी लिखा जा सकता है, सेम इतनी वैल्यू है। तो ये तुम्हारी कौन सी करंट आ गई, स्टेप 1 से आईसी की वैल्यू जो हमको चाहिए थी, ठीक है। अब स्टेप 2 केवीएल लगाएंगे आउटपुट लूप में, केवीएल एट आउटपुट लगाओ, यहाँ पे केवीएल लगाते हैं सर 1.3 मिली एम्पियर है ना, 10, हाँ देख लेते हैं, ठीक है। 10 वीसी को 0 मान लिया है हमने, इक्वल टू 10 टाइम्स आईसी प्लस 1 टाइम्स, ठीक है, 10 इंटू 10 क्यू हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ 10 क्यू इंटू 10 प्लस 10 क्यू इंटू आई। तो यहाँ हम साथ ही साथ लिख सकते हैं आई सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई। तो यहाँ से आई सी सेट कितना आ जाएगा, ये आई सी सेट है क्योंकि उस समय वी सी 0 कर दिया है, ठीक है। 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 पावर 3, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू बता मुझे कितनी आ रही है, 10 डिवाइड बाई 11 0.9 समथिंग आ रहा होगा, कितना आ रहा है सर 0.909 मिली एम। तो यह हमने चेक किया आईसी सेट इज ग्रेटर देन, सॉरी आईसी सेट इज लेस देन आईसी। इसका मतलब कौन सा रीजन होगा, सैचुरेशन रीजन होगा, यस सर। ठीक है, सैचुरेशन। तो आईसी की सही वैल्यू क्या होगी, आईसी विल बी इक्वल टू आईसी सेट, दैट इज इक्वल टू 0.909 मिली एम्पियर। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो क्लियर Yes, है, sir. आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल में, ठीक है। ड्रॉ कर लो माइनस क्वेश्चन, थोड़ा सा तुम लोग ट्राई करना है, कैलकुलेटर रखो जरा, कैलकुलेटर की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, स्टिल बस ट्राई करके देखो। $40 किलो 1 किलो
ये 40 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, ये 1 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, 12 वोल्ट सप्लाई और 4 वोल्ट यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है, इसको डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे VB मार्क है और यहाँ VC मार्क है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, VB की वैल्यू 0.7 है ना, और बीटा 100 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। VB यहाँ पे VB कितना दिया हुआ, 0.7 वोल्ट और बीटा 100। इसके लिए कैलकुलेट करना है ट्रांजिस्टर का मोड। चलो जरा जल्दी से करके बताओ, सभी लोग ट्राई करो। कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि नहीं? यस सर। मैं आंसर नाम लेके पूछूंगा, है ना। इनएक्टिव लोग जो बैठे हुए हैं क्लास में उनके लिए। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ, बताना जरा क्या कर रहे हैं। शैलेंद्र तिवारी अनम्यूट करो जरा। शैलेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी आवाज आ रही है तुमको? शैलेंद्र तिवारी बाहर। विवेक शुक्ला, यस सर। हाँ बताओ क्या क्या Yes, स्टेप, क्या अप्लाई, क्या कर रहे हो पहले स्टेप में? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बताओ। क्या कर रहे हो उसमें भी सोचना पड़ रहा है क्या? सर बोलो। आ गया आंसर। हाँ रुक जाओ, बाकी 1 मिनट में सच में पूछ लूं पहले। वर्षा, यस सर। हाँ बताओ क्या कर रही हो पहले स्टेप में? कुछ कुछ कर भी रहे हो या खाली बैठे हो? बताओ बेटा, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? प्रवांशु, यस सर। क्या कर रहे हो? सर केवल अप्लाई कर रहा हूँ इनपुट लूप में। इक्वेशन बोलो केवीएल की, इनपुट लूप की। सर 4 + 40 + 30 10 to the power minus 10 to the power 3 IB equal to BB। 4 + 40 इंटू 10, 4 + 40 कैसे हो जाएगा? गलत केवीएल अप्लाई कर दिया। ओमकार, यस सर। हाँ कुछ कर रहे हो? नहीं सर, नहीं बन रहा है अभी। तो क्लास में ज्वाइन करके बैठ गए, कुछ नहीं बन रहा था अटेंडेंस के लिए? नो सर। हाँ, घर पर दिखाने के लिए कि लेक्चर लग रहा है, कुछ तो कारण होगा। या तो अटेंडेंस के लिए लेक्चर पे आ गए होगे, या घर पे वालों को दिखाने के लिए, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए तो करते हैं सब कुछ हम लोग, खुद को अंदर से सेटिस्फाई करने के लिए कभी किया है कुछ? अदनान, अदनान खान, कौन है अदनान? जितने लोगों को मैं आज रिमूव कर रहा हूँ ना, उन लोगों को बता देना चाहिए, जो भी कांटेक्ट वाले हैं, कि कल ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कल की लेक्चर, कल की क्लासेस जो है, या आगे वाली क्लास। अदनान खान बाहर,
आकाश, यस सर। हाँ बताओ क्या कर रहा है? सर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं पहले। इक्वेशन बोलो। सर 4 - 0.7 इज इक्वल टू 14 × 10⁻³ IB। ठीक है। अंकिता सिंह, अंकिता सिंह, यस सर। क्या बताओ, बन रहा है कुछ? कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो बताओ? ट्राई बताओ क्या ट्राई कर रहे हो? दिव्या, दिव्या पटेरिया, दिव्या पटेरिया भी नहीं है दिव्या? जी सर। हाँ बताओ। सर मेरी अभी अभी न्यू एंट्री हुई है लेटरल एंट्री से, और मेरे लिए न्यू ब्रांच है ये, तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने क्लासेस ज्वाइन किए हैं। लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक वाले ना? जी सर। तुम डिप्लोमा वाले हो? जी सर, डिप्लोमा तो सिविल तुम से लोगों किया ने तो था। सब पढ़ा हुआ है ये सब। नहीं सर, मेरी सिविल ब्रांच थी एक्चुअली। अच्छा, सिविल ब्रांच मतलब कि डिप्लोमा में सिविल थी? जी सर, और इसी अलॉट हुई है मुझे अभी अभी। तो डिप्लोमा से कैसे उल्टा कैसे हो गया? सिविल वाला तो सिविल में जाएगा। हाँ सर, बट इस बार उनने कोविड की वजह से ये रूल कर दिया था, मतलब अलॉटमेंट कहीं भी हो गया किसी का भी, तो मुझे इसी मिली है। तो तुम अब इसी से ग्रेजुएशन कर लोगे ऐसा? जी सर, और सिविल से मुझे वैसे भी नहीं करना था ग्रेजुएशन। अच्छा, तो फिर भी बेटा तुम्हारा बैकग्राउंड तो पूरा चेंज हो जाएगा ना। हाँ सर, बहुत न्यू है मेरे लिए सब चीजें। ठीक है आप तुम्हारे लिए। जी सर। मैं कर रही हूँ। टेंथ के बाद डिप्लोमा किया या 12th के बाद? नहीं सर, 10th के बाद। फिर और दिक्कत होगी, ये तो जंक्शन डायोड ये कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा आइडिया। ठीक है, देख लो ना ये सब चीजें जो है, प्रीवियस लेक्चर पढ़ो। जी जी सर। दिलराज पटेल। यस सर। हाँ क्या कर रहे हो बताओ? केवीएल फाइल करें 4V - 6 और भी माइनस वो तो पता है, समझ में कैसे आएगा? समझने के लिए थोड़ा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। यस सर। तुम लोगों से होता नहीं। मयंक। यस सर। बताओ इक्वेशन बताओ। 4 - 40i 1 - 40i 40 की आई। यस सर इज इक्वल टू VB। एक नहीं, कहाँ उल्टा क्या कर रहे हो? VB अननोन थोड़ी है, VB नोन है ना। यस सर। फिर ऐसी गड़बड़ी। चलो कितने लोगों ने कर लिया है बताओ जरा। यस सर। यस सर। आईबी की वैल्यू बताओ मुझे। सॉरी आईबी sir. नहीं है, यहाँ से तुमको निकला होगा। हाँ आईबी निकला होगा। आईबी बताओ जरा कितना है? 0.0825 मिली एम्पियर। यस सर। यस सर 0.8 सही है। यस सर यही है। 0.08। एक मिनट है ना। लूप 1 में तुम लोगों ने केवीएल अप्लाई किया तो आईबी की वैल्यू 0.0825 मिली एम्पियर। तो देखो ये छोटी स्मॉल करंट इसको माइक्रो में लिख सकते हो, तो इस माइक्रो में क्या हो जाएगा? सर अभी 82.5 माइक्रो एम्पियर। यस यही होगा है ना? अब बाकी बीटा लोग बताओ 100। जरा, बाकी लोगों की सेम आ रही है वैल्यूज? कितने लोगों की आई है सेम जरा बताओ मुझे, पता तो लगे। यस कितने सर लोगों सर यही आई है सर। विकास, हाँ नाम बताते चलो। यस सर यही है। कैसे यस सर यही यस है। सर। मेरी भी आ गई है सर। चैट बॉक्स में बताओ अपना अपना टाइप करके सेम आया है। करेक्ट, हाँ करुणा। और जिसने आंसर लिया ले आया है सेम, प्रीति, आकाश, हाँ गौरव, विकास, प्रिंस। ठीक है, और 3 2 5 2 7 3 10 13, बस इतने लोग। 13 बाकी यहाँ से आईसी निकाल लिया होगा, फिर तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा यस सर। बीटा 100, IB। तो कितना हो गया? 100 8.25 × 8.25 मिली एम्पियर। यस सर। यस सर।
ठीक है, अब तो ये लूप 1 के सेट आ गए, फिर तुमने लूप 2 में अप्लाई किया होगा आईसी लूप 2 सेट से। यस सर। वहां से आईसी सेट बताओ। 12 मिली एम्पियर। यस सर। 12 मिलीएम्पियर सबका यही आ रहा है। यस सर। रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाएगा? एक्टिव। ठीक है, ऑपरेशन एक्टिव दिखाई दे रहा सबको, है ना? एक्टिव होगा। अब देखते हैं आंसर सही है कि गलत। आंसर है हाँ, एक्टिव रीजन सही है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था कहीं से? नो सर। नो सर। ठीक है, चेंज क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। चेंज क्या होगा? चेंज ये हो सकता है कि ये जैसे कॉन्फ़िग, ये तो तुम लोगों को बायस दिया हुआ है, ठीक है? इसने डुअल सप्लाई के साथ फिक्स्ड बायस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिया। दिस इज फिक्स्ड बायस ओनली बट विथ डुअल सप्लाई। तो न्यूमेरिकल में ऐसे वेरिएशन दे सकते हैं, ठीक है? अब इसकी जगह तुमको फिक्स्ड बायस के साथ साथ एमीटर बायस पूछा जा सकता है, कलेक्टर फीडबैक पूछ सकते हैं, और वोल्टेज डिवीजन वाला वोल्टेज डिवाइडर। तो अप्रोच जो है केवीएल कैसे लगाना है वो सब में हमने देख ली है कि हमको किस सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करके केवीएल अप्लाई करना है। कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, कोई भी सर्किट डिफिकल्ट नहीं होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन फिक्स ही है। तो हर जगह तुम बेस करंट कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर लोगे इनपुट और आउटपुट में, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सिर्फ सर्किट का नेचर चेंज होगा। अननोन डेटा हो सकता है, एक जो जनरल दिया होता है उसकी जगह दूसरा दिया हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो इसी सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या क्या दिया था? 144 और 12। यहाँ पे देखो मैं सर्किट मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है? इसके साथ फिर से ड्रॉ करो जरा। ये यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है? ग्राउंडेड। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस इंसर्ट कर दिया है, नेगेटिव फीडबैक RE इक्वल टू 1 किलो। इसके लिए कैलकुलेशन करो जरा आप जल्दी से। इसके लिए अजम्पशन कर बता जरा क्या होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ वो मेल मिल गया मुझे। हाँ मेल मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आया? यस सर। कितना आया? सर IB की वैल्यू 0.023 मिली एम्पियर। IB की वैल्यू 0.023 मिली हाँ, एम्पियर। बाकी भी कैलकुलेशन करके बताओ, मतलब मुझे रीजन ऑफ ऑपरेशन बताओ, बाकी सबसे मैं डेटा मैच करूँगा।
सर IV माइनस में आ रहा है। माइनस में? बाकी लोग भी चेक करो। सॉल्यूशन अभी मैंने देखा नहीं है, इसका है नहीं सॉल्यूशन, है ना? चेक करो एक बार, बाकी लोग भी देख के बताओ मुझे। 4.02 मिली एम्पियर आ रहा माइनस में। 4.2 एक बार सर्किट में देखते हैं। यहाँ +-4 नहीं, नेगेटिव तो नहीं आएगा। नेगेटिव कैसे? केवीएल की इक्वेशन बताओ क्या लिखी है इनपुट लूप में? सर मैंने थेवेनिन लगा के सॉल्व किया। नहीं बेटा, तो थेवेनिन की जरूरत ही नहीं है, तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। सर थेवेनिन तो ऑलरेडी थेवेनिन के फॉर्म में दिया हुआ सर्किट। देखो जरा, यहाँ 4 वोल्ट की सप्लाई के साथ सीरीज में 40 के लगा हुआ है, तो यहाँ तो जरूरत IV को 1 + बीटा IB से रिप्लेस करा है। हाँ देखो, ये आ जाएगा 4 - 0.7 डिवाइड बाय 40 प्लस हो जाएगा 101, इतना आंसर आएगा। यस सर, AC की वैल्यू है 0.023 मिली एम्पियर। ठीक है, देखो अश्लेषा, ये सर्किट थेवेनिन्स में तभी कन्वर्ट होगा जब डुअल रेसिस्टर बेस से कनेक्टेड है, ये सिंगल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है बेस से। ठीक है, ये कनेक्शन बिल्कुल अलग है इस वाले पार्ट का। इस कंप्लीट को हम लोड कंसीडर करते हैं, कलेक्टर से लेकर एमीटर तक को। ठीक है, तो यहाँ थेवेनिन लगाओगे भी तो सेम आएगा। कैसे? इस पूरे सर्किट को लोड में अगर ऑब्जर्व करोगे इसको लोड जैसे, तो यहाँ पे 4 वोल्ट की सप्लाई, सीरीज में 40 के का रेसिस्टेंस है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ से IC बताओ कितना है? 100 टाइम्स। ठीक है, तो 2.3 मिली एम्पियर। यस सर। ठीक है, और IC सेट कितना आ रहा है? बाकी लोगों के आंसर देखो, चेक करो, ये आ रहे हैं? यह मैं करके दिखाऊं। IC सेट हो जाएगा तुम्हारा 12 डिवाइड बाय 1 + 100 डिवाइड बाय 101 टाइम्स, अगर वैल्यू दी है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, बस इतना 10 क्यूब हो जाएगा, ये मिली एम्पियर में। ये आंसर होगा IC सेट का। या चाहो तो इसको 1 भी लिख सकते हो, ये 100 डिवाइड बाय 101 यस सर, है ना, तो 2 हो जाएगा, मतलब 5.9 समथिंग आ रहा होगा, 6 मिली एम्पियर। और इसके अकॉर्डिंग 5.9899 ऐसा कुछ आ रहा होगा। 12 डिवाइड बाय कितना हो रहा है ये? नहीं, ये तुम्हारा ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, है ना, ग्रेटर देन 6। 100 डिवाइड बाय 6.02। हाँ, 6.02 मिलियन, तो 6 या 6.02 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो IC सेट ग्रेटर देन है IC एक्टिव से, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? एक्टिव मोड। सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल के आंसर बन रहे हैं नहीं बन रहे, बताओ। यस सर। ठीक है, चलो yes, यहाँ एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, इसके आगे भी कंटिन्यू मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को BJT का बायसिंग ये सब टेक्निक समझा दी है। अब तुम लोगों को जो है आगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, मतलब कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या बचा हुआ है, BJT थर्मल रनअवे। ठीक है, BJT आइडेंटिफाई हो चुका है, थर्मल रनअवे बाकी है, और एक आध टॉपिक ऐसे ही बचा होगा, तो वो देख लेंगे। यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, मिड सेम में डाउट था ना न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चन तुम लोग बता सकते हो किसमें है क्वेश्चन पेपर? है किसी के पास? क्या डिस्कस करना है क्या अभी? नो सर। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी? अगर मेरे से पर्सनल पूछ लेना, क्योंकि किसी ने पूछा था, मयंक के किसी ने पूछा था, बट तो डिस्कस भी नहीं हुआ है और टाइम भी नहीं मिल रहा है ना, तो पर्सनली चाहो तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट था या आंसर में कुछ। ठीक है, अगली वाली क्लास में देखते हैं। मिड सेम का सिलेबस, हाँ मिड सेम का सिलेबस जो है सेकेंड यूनिट में कहाँ तक दिया था मैंने लास्ट टाइम? क्लैम्पर पूछा था क्या? क्लैम्पर तक ना? ठीक है, तो मैं क्लैम्पर पूछूंगा, फिल्टर जो बाद में कराए गए थे वो फिल्टर्स पूछूंगा, और यहाँ BJT पूरा। ओके सर। ठीक है, जो टॉपिक बचे हुए थे वो पूरे, मतलब जो हमने उसके बाद पढ़ा है मिड 2 के बाद और मिड 1 के बाद, है ना? यस सर। चलो ठीक है सर, कलेक्टर वाला भी पूछेंगे? हाँ पूछूंगा मैंने जो तुम लोगों को अपने लेवल पे पढ़ने के लिए बोला है वो बिल्कुल पूछ सकता हूँ मैं, इसलिए जरूर पढ़ लेना। यस सर। ठीक है।